Assalamu alaikum dear students. Welcome to the biology portion discussion of the rapid revision test session जो हमने स्टार्ट किया हुआ है. This is test number 1 और इसमें बेसिकली आप लोगों को पता है 40 MCQs का टेस्ट था बायोलॉजी का पोर्शन. लेकिन यहाँ पर जब मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ तो टोटल MCQs 100 हैं. इसकी वजह ये है कि इस टेस्ट के एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैंने इसमें कुछ और भी एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए हुए हैं जो कि रिलेटेड हैं टू दोज टॉपिक्स जिनके ऊपर हमने जो है तो टेस्ट में एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए थे. तो तरीक़ेकार ये है कि मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा जो ब्लू में है, जो कि टेस्ट में इंक्लूडेड थे, और जो रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं उसके लिए आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप खुद इसका आंसर तलाश करने की कोशिश करें ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो. एंड उसके बाद फिर मैं आपको वो जो वीडियो आप जो है तो कंटिन्यू करेंगे तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. ठीक है, तो इससे ये होगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी इन दो चैप्टर्स की, विच आर दी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर था हमारा, और साथ में किस चीज़ का चैप्टर था, एंजाइम्स का चैप्टर था. तो लेट्स बिगिन. पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज द एक्सचेंज ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन बिटवीन, किन दो चीज़ों के बीच में, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ठीक है, हमेशा एमसीक्यूज को अंडरलाइन किया करें. उसमें जो जिन वर्ड्स के ऊपर आपका आंसर डिपेंडेंट होता है ना, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन किया करें. तो इसमें क्या है, बिटवीन है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, और इन दोनों के बीच में जब हमारे पास एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होंगे तो किस चीज़ के थ्रू होंगे वो चीज़ हमने तलाश करनी है. तो न्यूक्लियर मैट्रिक्स ये तो जवाब नहीं हो सकता. न्यूक्लियर पोर्स हाँ हमारे पास जवाब हो सकता है. ठीक है, लेकिन यहीं पर हमने इसको ऑप्शन फिल नहीं कर देना है, हमने न्यूक्लियोलस को देखना है जो कि गलत है, और साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म ये भी गलत है. तो ऑप्शंस आपने सारे पढ़ने हैं और उसके बाद आपने एक ऑप्शन को चूज करना है विच इज द मोस्ट करेक्ट वन. तो न्यूक्लियर पोर्स आप लोगों को बच्चों पता है, आप लोगों ने आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हो कि ये हमारे पास अगर सेल है उसके अंदर अगर हमारे पास न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में हमारे पास जो न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा होता है वो हमारे पास होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है हमारे पास. ठीक है, और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, पोर्स होती हैं, और उन पोर्स के थ्रू हमारे पास क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है. और आप लोगों ने वो भी वो टिडबिट भी देखा हुआ है कि डिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर ये पोर्स हमारे पास ज़्यादा होते हैं, जबकि सॉरी कम होते हैं, जबकि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर हमारे पास ये ज़्यादा होते हैं. न्यूक्लियर पोर्स आर कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कॉल्ड, उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है बच्चों, उनको न्यूक्लियोपोरेंस कहा जाता है. ठीक है, दे आर कॉल्ड वर्ड, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोपोरेंस. बेसिकली परमीजेज हमारे पास कोई भी ऐसी प्रोटीन हो जो कि सेल मेम्ब्रेन में एज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन काम करे तो उसको हम परमीजेस कहते हैं. किसी भी मेम्ब्रेन में अगर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है तो उनको परमीजेस कहा जा सकता है. ठीक है, अच्छा, आते हैं राइबोजाइम्स आर दी ओनली बायोकैटलिस्ट दैट आर मेड अप ऑफ. बायोकैटलिस्ट का मतलब होता है बच्चों एंजाइम. तो राइबोजाइम हमारे पास एंजाइम है दैट आर मेड अप ऑफ व्हाट, राइबोजाइम्स हमारे पास आरएनए से बने होते हैं, ये एक एक्सेप्शन है. तमाम एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन होते हैं इन नेचर, बट ये वाले एंजाइम्स हमारे पास क्या हैं, ये आरएनए एंजाइम्स हैं हमारे पास. रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, एंजाइम्स आर डिश इन नेचर. तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, वाइटामिन है, तो हमारे पास प्रोटीन्स हैं एंजाइम. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन, कौन सा एंजाइम हमारे पास डिफरेंट होता है, डीएनए पॉलीमरेज डिफरेंट है, नहीं, ये हमारे पास प्रोटीन है. ठीक है, आरएनए न्यूक्लियस हमारे पास डिफरेंट है, नहीं, ये भी हमारे पास प्रोटीन है. ठीक है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज हमारे पास आरएनए है. ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज ये फिर से हमारे पास प्रोटीन है. तो कौन सा हमारे पास कंपोजिशन में डिफरेंट हुआ, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज. यही एक एग्जांपल आप लोगों की फेडरल बुक ने दी हुई है और यही एक एग्जांपल आप लोगों ने याद रखनी है अपने साथ. Which organelle is absent in higher plants but present in animals and some lower plants? कौन सी ऑर्गेनली है जो हायर प्लांट्स के अंदर तो नहीं है लेकिन एनिमल्स के अंदर भी है और लोअर प्लांट्स के अंदर भी है, क्लोरोप्लास्ट नहीं. सेंट्रियोज हाँ, सेंट्रियोज एक ऐसी ऑर्गेनली है जो कि इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरी उतरती है. प्लाज्मोडेस्मेटा नहीं, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ये भी गलत है. A cell related MCQ है, क्या सेल stores its energy as glycogen and contains centrioles. ठीक है, where does its nucleus most likely lie? अगर तो उसमें हमारे पास a cell stores its energy as glycogen और उसमें centrioles है तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक एनिमल सेल है.
क्योंकि प्लांट सेल में हमारे पास ग्लाइकोजन नहीं होता, स्टार्च में स्टोर किया जाता है, और सेंट्रियोल्स हमारे पास प्लांट जो अभी मैंने कहा कि हायर प्लांट्स में नहीं होते। ठीक है, तो ये प्लांट सेल नहीं हो सकता। तो वेयर डज इट न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली ला, तो एनिमल सेल के अंदर सेंट्रल न्यूक्लियस होता है हमारे पास। ठीक है, प्लांट सेल में पुश टू द साइड होता है। A cell is actively involved in detoxifying harmful drugs and carcinogens. Which organelle would be highly abundant in the cell? कौन सी ऑर्गेनेली ज़्यादा अबंडेंट होगी अगर एक सेल हमारे पास डिटॉक्सिफाइंग हार्मफुल ड्रग्स एंड कार्सिनोजन का काम करता है? एंड दिस, ये सेल कौन सा सेल है? लिवर का सेल है बेसिकली, क्योंकि लिवर का सेल का ये फंक्शन होता है। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हाँ, आप लोगों ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस में पढ़ा हुआ है कि उसमें हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स होती हैं। गोल्जी अपरेटस नहीं है। एंड लाइसोसोम्स के ऊपर आप लोग को गलत होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने लाइसोसोम्स को टिक किया होगा। बेसिकली बच्चों, एक तो ये कि लाइसोसोम्स आप लोगों के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो एग्जामिनर अगर क्वेश्चन देगा भी ना, तो उसमें लाइसोसोम्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा ये कि साइंटिफिकली अगर हम देखें तो लाइसोसोम्स हमारे पास डाइजेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। जब हमारे पास कोई पैथोजन वगैरह या कोई एक्सटर्नल कोई भी चीज़ हमारे पास सेल में आती है, तो सेल उसको डाइजेस्ट करती है, तो उसके लिए लाइसोसोम इस्तेमाल किया जाता है। Which organelle helps in lipid and steroid hormone synthesis? कौन सी ऑर्गेनेली है? आप सबको पता है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एर्गेस्टोप्लाज्म किसको कहा जाता है? रेफर्स टू हाईली अबंडेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बलोचिस्तान की बुक में इसको एर्गेस्टोप्लाज्म कहा गया है। ठीक है, बेसिकली है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन विच सेल्स वुड इट बी फाउंड इन दी हाईएस्ट कंसंट्रेशन? कौन से सेल्स के अंदर हाईएस्ट कंसंट्रेशन में होगी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? लिडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस नहीं, ये रॉन्ग है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको उसकी लॉजिक बताता हूँ। द पेनक्रियाटिक सेल्स एंड द गॉबलेट सेल्स आर द करेक्ट ऑप्शन। आप लोगों को पता किस तरीके से चलेगा, अगर आप लोगों ने एग्जांपल्स याद नहीं किए तो वो इस तरीके से पता चलेगा कि बच्चों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। क्यों? इसमें हमारे पास राइबोसोम्स इसके साथ अटैच होते हैं। तो यहाँ पर पेनक्रियाटिक सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? दे एंजाइम सिक्रीट करते हैं। आप लोगों ने जो डाइजेशन का चैप्टर था उसमें पेनक्रियाज का के एंजाइम्स आप लोगों ने पढ़े हैं। गॉबलेट सेल्स हमारे पास म्यूसिन सिक्रीट करता है, जिससे म्यूकस बनता है। ये सारे प्रोटीन्स हैं हमारे पास बेसिकली इन नेचर। ठीक है, तो जिस सेल ने एंजाइम सिक्रीट करने और एंजाइम हमारे पास प्रोटीन्स है, तो उसमें वही चीज़ एबंडेंट होगी जो प्रोटीन्स बनाएगी। ठीक है, एडिपोसाइट्स हो गए तो ये हमारे पास लिपिड्स हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स में तो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा। और लाइडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस में भी हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हार्मोन्स बन रहे हैं, और हार्मोन्स में हमारे पास बल्कि स्टीरॉयडल हार्मोन्स बन रहे हैं। स्टीरॉयड हमारे पास क्या है? लिपिड्स हैं, फैट्स हैं। Nissls bodies found in the cell body of the neurons are structurally and functionally equivalent to which organelle? Nissl body अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो बेसिकली बच्चों ये हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस क्या है हमारे पास? राइबोसोम्स, इनकी एग्रीगेशन होती है, और इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है निसल बॉडीज। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, what role does the sarcoplasmic reticulum, a specialized form of the smooth endoplasmic reticulum, play during muscle contraction? मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? बच्चों आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा। इट स्टोर्स एंड रिलीज कैल्शियम आयंस। और फिर जब हम मसल्स वाले चैप्टर में जाएंगे, ये जो हमारा सपोर्ट एंड मूवमेंट वाला है, तो उसमें आप लोगों ने वहाँ पर पूरा मैकेनिज्म इसका पढ़ना है कि कैल्शियम किस तरीके से रिलीज होता है, और फिर जो है तो कैल्शियम आगे क्या रोल प्ले कर रहा होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, वो वहाँ पर इंशाल्लाह फिर करेंगे। Secretory vesicles loaded with processed proteins bud off from which region of the Golgi complex? गोल्जी कम्प्लेक्स के दो रीजन्स हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास सिस फेस है और हमारे पास ट्रांस फेज है। सिस को फॉर्मिंग फेज कहा जाता है बच्चों, और ट्रांस को हमारे पास मेचुरेशन फेज कहा जाता है। तो हमने कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो हमारे पास प्रोटीन्स आते हैं या जो चीज़ें बनती है वो हमारे पास सिस फेस के साथ आके मिलती हैं, और फिर उसके ऊपर अंदर काम हो रहा होता है गोल्जी अपरेटस में, और फिर जब गोल्जी अपरेटस से कोई चीज़ जाती है तो वो ट्रांस फेस से बर्ड ऑफ होके निकलती है।
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है द ट्रांस फेज विच इज द मैच्योरिंग फेज। The nucleolus forms around the nucleolar organizer region on the chromatin. What does the nucleolar organizer region contain? बच्चों इसमें हमारे पास होती हैं जीन्स फॉर राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन का बेसिकली फंक्शन है राइबोसोम क्रिएशन के साथ। ठीक है। तो जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन है राइबोसोम, सॉरी, इसका हम इससे हमारे पास न्यूक्लियोलस बनता है। ठीक है, इसके अराउंड हमारे पास न्यूक्लियोलस बनता है और न्यूक्लियोलस का फिर फर्दर काम होता है राइबोसोम्स को बनाना। ठीक है। तो ये क्राइटेरिया अगर आप लोगों को याद हो कि इसने न्यूक्लियोलस बनाने, न्यूक्लियोलस ने राइबोसोम्स बनाने हैं, तो इसमें किस चीज़ का डीएनए होगा? राइबोसोमल आरएनए का ही डीएनए होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अब जो हमारे पास न्यूक्लियोलस है, तो इसके हमारे पास दो रीजन्स थे। हमारे पास कौन कौन से रीजन है हमारे पास? जो है तो सेंट्रल फिब्रिलर रीजन है, फिब्रिलर, और आउटर ग्रेनुलर रीजन है। सेंट्रल फिब्रिलर के अंदर हमारे पास जो है तो राइबोसोमल डीएनए और हमारे पास आरएनए मौजूद होता है, जबकि आउटर ग्रेनुलर रीजन के अंदर राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेंट्रल फिब्रिलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियोलस कंटेन्स व्हाट? राइबोसोमल डीएनए एंड लार्ज आरएनए। What is the primary biological function of telomeres at chromosome ends? बच्चों टीलोमेयर का क्या फंक्शन है? अटैच टू द स्पिंडल फाइबर्स? नो, ये तो काइनेटोकोर का फंक्शन है। ठीक है। फॉर्म्स द न्यूक्लियोलस? नहीं, ये तो सैटेलाइट, ये हमारे पास न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन का फंक्शन है। प्रिवेंट क्रोमोसोम फ्रॉम अटैचिंग टू ईच अदर एट देयर एंड्स? दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। इनिशिएट डीएनए रिप्लिकेशन? ये भी गलत है। बच्चों बेसिकली हमारे पास होता ऐसा है कि मैंने अब आप लोगों को जो लेक्चर मैंने दिया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, तो उसमें मैंने ये कहा था कि बेसिकली हमारे पास ये अगर डीएनए है और ये कॉइल हुआ हुआ है, ठीक है, तो इस डीएनए के एक्सपोज्ड एंड्स होंगे। ठीक है, एक्सपोज्ड एंड्स होंगे, एक्सपोज्ड एंड्स। ये मेरे पास एक डीएनए है। ठीक है। और ये मेरे पास क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड इसने बनाया हुआ है, यहाँ पर मेरे पास सेंट्रोमेयर है। ठीक है। एक क्रोमेटिड इसने बनाया हुआ है, लेकिन मैंने कहा कि इसके एक्सपोज्ड एंड्स होंगे। अब हो सकता है ऐसा है कि एक दूसरा क्रोमोसोम भी इधर हो हमारे पास इस तरीके का। ठीक है। और उसके भी यहाँ पर हमारे पास एक्सपोज्ड एंड्स हों। ठीक है। एक्सपोज्ड एंड का मतलब ये कि फ्री एंड्स हैं, किसी चीज़ के साथ अटैच नहीं हुए हैं। ठीक है। तो ये और ये आपस में फ्यूज हो सकते हैं, और ये दो क्रोमोसोम फ्यूज हो गए तो आप लोगों की जो क्रोमोसोम की वो है, जो डीएनए मटेरियल है, वो आप लोगों का खराब हो गया है। ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए यहाँ पर प्रोटेक्टिव कैप्स लगाए जाते हैं, प्रोटेक्टिव कैप्स लगाए जाते हैं। प्रोटेक्टिव कैप्स को बच्चों क्या कहा जाता है? टीलोमेयर्स कहा जाता है। और ये क्या, ये बेसिकली डीएनए ही का एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है जो कि इनको बंद कर देता है। जिस तरह एक बोतल होती है, बोतल के ऊपर आप सर जो है तो लगा देते हैं, उस बोतल की कैप होती है, तो फिर उससे पानी बाहर नहीं निकलता। ठीक है। तो सेम इसी तरह डीएनए के फ्री एंड्स, जो एक्सपोज्ड एंड है, जो आपस में फ्यूज हो सकते हैं, उनको ये बंद कर देता है, टीलोमेयर। और आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट मैं आपको बताऊं, साइंस फैक्ट, तो वो ये है कि हर बार जब हमारे सेल्स रिप्लिकेट हो रहे होते हैं ना, तो टीलोमेयर छोटा होता जा रहा है। ठीक है। इट इज डिक्रीजिंग इन साइज। जब भी हमारे सेल्स जो है तो रिप्लिकेट होते हैं, तो अब इसका क्या मतलब है? हम ओल्ड एज में जब जाते हैं, और आप लोगों ने बूढ़े लोगों को देखा होगा, उनकी स्किन खराब हुई होती है, और बुढ़ापा जो है ये किस वजह से आ रहा होता है? ये इसी वजह से आ रहा होता है कि टीलोमेयर छोटे होते जा रहे हैं। जब जितना जितना वक्त गुजरता जा रहा है ना बच्चों, तो उतना उतना हमारे पास क्या है? सेल्स रिप्लिकेट होते जा रहे हैं। जब सेल रिप्लिकेट होते हैं, डीएनए हर बार जब रिप्लिकेट होता है, तो टीलोमेयर हमारे पास छोटा होता जाता है। ठीक है। और जब टीलोमेयर ने छोटा होना है, तो एंड में ऐसा हो जाएगा कि टीलोमेयर अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा। तो जो डीएनए है उसमें म्यूटेशंस आ जाते हैं, वो फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये हमारे पास बेसिकली द काज है ऑफ व्हाट? एजिंग। लोग बूढ़े क्यों होते हैं, ये बेसिकली उसकी काज है। ठीक है। साइंटिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अरसे से काम कर रहे हैं कि हम एक ऐसा प्रोसेस बनाएं जिससे इंसान जो है तो बूढ़ा ना हो हमारे पास। लेकिन अब देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। ठीक है। अच्छा, तो आते हैं, व्हाट इज द बेसिक रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ क्रोमेटिन कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए कॉइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स? रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन क्या है बच्चों? न्यूक्लियोसोम है हमारे पास।
न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आप लोगों से कहा था कि डीएनए एक थ्रेड है, और वो थ्रेड जो है तो कॉइल होता है किस चीज के इर्द गिर्द, एक ऑक्टोमर के इर्द गिर्द। ये 4 प्रोटीन्स, इसके पीछे 4 प्रोटीन्स, तो इसके इर्द गिर्द कॉइल हो जाता है 2 बार और फिर जो है तो आगे निकल जाता है। इस स्ट्रक्चर को, डीएनए के साथ साथ इस ऑक्टोमर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोसोम। ठीक है। और जो ये रिलेटेड एमसीक्यू आ रहा है ना, ये भी इसी का है कि इस ऑक्टोमर के अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें हमारे पास H2A होता है, H2B होता है, H3 होता है और H4 होता है। ठीक है, ये ऑक्टोमर में होते हैं। और एक दूसरा प्रोटीन भी है विच इज दी हिस्टोन 1। वो क्या करता है, वो लिंकर डीएनए का लिंकर का काम करता है, एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में डीएनए के साथ बाइंडेड होता है। यानी यहाँ पर मेरा एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, यहाँ पर जगह तो खत्म हो गई है, और ये एक न्यूक्लियोसोम है, तो इसके बीच में H1 प्रोटीन होगा। ठीक है। तो रिलेटेड एमसीक्यू क्या, विच हिस्टोन प्रोटीन इज नॉट पार्ट ऑफ द कोर ऑक्टोमर, H1 इज नॉट द पार्ट ऑफ द कोर ऑक्टोमर। ठीक है। लिंकर डीएनए, इस डीएनए को लिंकर डीएनए कहा जाता है। अरेंज द डीएनए पैकेजिंग लेवल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डायमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास न्यूक्लियोसोम की एक स्ट्रिंग होती है, ये वाली, फिर वो कॉइल होकर क्रोमेटिन फाइबर बनाती है और फिर उससे सुपर कॉइल बन जाता है। द सिस फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी इज व्हाट। अब बच्चों इस एमसीक्यू, पर्टिकुलर एमसीक्यू में मुझे आप लोगों की अटेंशन की जरूरत है। बेसिकली अगर हम साइंटिफिक फैक्ट देखें तो सिस और फॉर्मिंग फेस ऑफ द गोल्जी जो है वो इनर साइड के ऊपर है। यानी ये अगर मेरे पास न्यूक्लियस है, यहाँ पर मेरे पास जो है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेट्स से, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, गोल्जी अपरेटस है मेरे पास। ठीक है। तो कहते हैं साइंटिफिकली ट्रू ये है कि ये चूंकि इनर साइड है मेरे पास, इनर साइड ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये इनर साइड मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस है, और ये जो आउटर साइड है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांसफेज। ठीक है। और यहाँ पर डायग्राम से तो आप लोगों को ये सिस कनकेव लग रहा होगा, बट बेसिकली दिस, ये इस तरीके का, ये सिस मेरे पास क्या है, कन्वेक्स है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और जो ट्रांस है वो मेरे पास कनकेव है। ठीक है। तो ये तो साइंटिफिकली करेक्ट है। बुक्स में आप लोगों की ये चीज उल्टा की गई है, ये जो इनर साइड है ना, और ये जो आउटर साइड है, इसको उल्टा किया हुआ है उन्होंने, और वो कहते हैं कि सिस जो कि हमारे पास कन्वेक्स होता है वो आउटर साइड के ऊपर है। ठीक है। और जो ट्रांस हमारे पास जो कनकेव है वो हमारे पास इनर साइड ऑफ द सेल के ऊपर है, जो कि इन्होंने एक ब्लंडर मारा हुआ है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमने तो बुक को फॉलो करना है। तो साइंटिफिकली आप लोगों ने इस डायग्राम को याद रखना है, और फिर बुक में क्या चीज ट्रू है, आप लोगों ने इनर और आउटर को रिवर्स कर देना है। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, कन्वेक्स एंड आउटर एंड। सिस क्या है, फॉर्मिंग फेस है ऑफ द गोल्डी अपरेटस, वो कन्वेक्स है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा कि कन्वेक्स है। ठीक है। और आउटर एंड क्यों है, अकॉर्डिंग टू द बुक। तो हमने अकॉर्डिंग बुक को फॉलो करना है। अगर इस तरीके का एमसीक्यू आता है तो साइंटिफिकली ट्रू जवाब नहीं देना, जो आपकी बुक में है वो जवाब आपने देना है। इन अ प्रोकैरियोटिक सेल द जेनेटिक मटेरियल इज डे, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड नॉट इनक्लोज्ड। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियस नहीं है, किसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसने डीएनए को बंद नहीं करना, तो वो डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है। द रीजन वेयर डीएनए इज फाउंड इन द बैक्टीरिया इज कॉल्ड व्हाट, उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है, बट उसको, वो न्यूक्लियस नहीं है, वो बेसिकली साइटोप्लाज्म ही को, उस जगह को जो डेंस आप लोगों को नजर आ रही है, जो माइक्रोस्कोप के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको उस जगह में बैक्टीरिया का क्रोमोसोम नजर आएगा, तो उस जगह को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, दैट इज नॉट अ न्यूक्लियस। ठीक है। राइबोसोम्स ऑफ अ बैक्टीरियल प्रोकैरियोटिक सेल आर व्हाट, इसमें हमारे पास कौन से राइबोसोम्स होते हैं, 70s राइबोसोम्स होते हैं, और 70s राइबोसोम किस तरीके से बनता है, 50s एंड 30s से। ठीक है। और जो हमारे पास ATS राइबोसोम्स होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो हमारे पास 60s प्लस 40s से बनते हैं, है ना। इसको, हाँ, ये रहा, कंफर्म भी हो गया। अच्छा, स्मूथ ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटेन्स, कौन से राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ये बेसिकली ये पूछ रहा है। तो बच्चों आप लोगों ने इससे कंफ्यूज नहीं होना, ट्रिक नहीं होना, आप लोगों ने क्या देना है कि जब आपने स्मूथ का नाम लिया तो इसमें नो राइबोसोम्स होंगे,
स्मूथ में कोई राइबोसोम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, राइबोसोम्स की बेसिस के ऊपर कहा गया है ना इसको। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर का क्या फंक्शन है? सेंट्रोमेयर का बच्चों फंक्शन ये होता है टू होल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। अब बेसिकली बच्चों में आप लोगों को जरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ किस चीज का, क्रोमोसोम का। ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और ये भी मेरे पास एक क्रोमोसोम है, दोनों में क्या फर्क है? इसको कहा जाता है बच्चों मोनेड, इसमें एक क्रोमेटिड है बच्चों। और इसको कहा जाता है डाइएड, इसमें दो क्रोमेटिड्स हैं। कौन कौन से क्रोमेटिड्स हैं? ये यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक ये पूरा का पूरा वन क्रोमेटिड है, इसको दो क्रोमेटिड नहीं कहना वरना आप लोगों का कॉन्सेप्ट गलत होगा। ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड है, इसमें ये साइड वाला एक क्रोमेटिड है और ये साइड वाला एक क्रोमेटिड है। और क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड इसलिए है कि एक क्रोमेटिड के अंदर एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, तो ये सर से लेकर नीचे तक इसमें एक ही डीएनए का मॉलिक्यूल है। और जो डाइएड होता है उसमें दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इनको बेसिकली बच्चों डाइएड के अंदर इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक क्रोमेटिड और दूसरा क्रोमेटिड जो है ना, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो सेंट्रोमेयर का क्या फंक्शन हुआ? टू होल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर। ये सेंट्रोमेयर था और इसने ये वाला क्रोमेटिड और ये वाला क्रोमेटिड होल्ड किया है। The dish shaped protein on each side of the centromere that anchor the spindle microtubule is the kinetochore proteins। ये आप लोगों की बुक की लाइंस हैं कि हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और सेंट्रोमेयर के इस साइड के ऊपर भी एक डिस्क प्रोटीन होता है, दूसरे साइड के ऊपर भी डिस्क प्रोटीन होता है। और इससे क्या चीज़ अटैच हो जाती है? माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो जाते हैं किस चीज़ के? स्पिंडल सेंट्रियोल्स के, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो अटैच होते हैं इसके साथ जब माइटोसिस में क्रोमोसोम को डिवाइड किया जाता है। A mature duplicated chromosome consists of what? Two identical double helical DNA molecules, two different double helical DNA molecules, a double helical DNA molecule distributed in both chromatids, a histone chain wrap around the DNA core। तो बच्चों इसमें हमारे पास दो आइडेंटिकल डबल हेलिक डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया ये वाला डीएनए मॉलिक्यूल इसकी कॉपी है बेसिकली, ठीक है। तो आइडेंटिकल हुए। During cell division, a duplicated chromosome consists of how many chromatids? कितने chromatids होते हैं? 2 chromatids होते हैं, चार नहीं कहना वरना ब्लंडर कर जाओगे, ठीक है। चार नहीं कहना, दो हैं। अच्छा, 17 नंबर एमसीक्यू है, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। अप्रोप्रिएट फंक्शन क्या है क्रोमोसोम का? क्रोमोसोम हमारे पास क्या है? स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, बाकी तो सारे गलत हैं। हाँ, बाकी तो सारे गलत है, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही है। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस इज टू मेक व्हाट? न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है बच्चों? हमारे पास राइबोसोम्स बनाना है ना, ऊपर मैंने आप लोगों को कह दिया था। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है? राइबोसोम्स को बनाना। An active athlete has more stamina of running compared to an officer of the same age with physically inactive lifestyle. So the following organelles has greatly increased in muscle cells of the athletes. बेसिकली बच्चों स्टेमिना का ताल्लुक किस चीज के साथ है? माइटोकॉन्ड्रिया के साथ है। क्यों? स्टेमिना का मतलब ये होता है बंदा आसानी के साथ थकता नहीं है, ठीक है। फटीग नहीं आता। फटीग हमारे पास तब आता है जब माइटोकॉन्ड्रिया कम होती है, जब एनर्जी डिप्लीट हो जाती है मसल्स के अंदर, ठीक है। जब मसल्स मजीद एनर्जी नहीं बना पाते ना तो हम कहते हैं कि मसल्स हमारे फटीग हो गए हैं। तो अगर एक बंदा का ज्यादा स्टेमिना है, वो ज्यादा देर के लिए दौड़ सकता है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास ज्यादा है, उसमें ज्यादा सप्लाई ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है मसल्स के अंदर, ठीक है। तो वो आसानी के साथ थकता नहीं है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ इसका काम है, एनर्जी के साथ इसका काम है। माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट, किस यूकेरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता? मैच्योर आरबीसी, और मैच्योर आरबीसी में कोई ऑर्गेनेली नहीं होती। अच्छा, तो ये एमसीक्यू अगर किसी ऑर्गेनेली के बारे में ये पूछ ले, नहीं होती उसमें। Which of the following statement best compares cell division in the prokaryotic and the eukaryotic cell division of prokaryotic and eukaryotic cells का बता रहे हैं। तो यूकेरियोट डिवाइड बाय बडिंग, ये तो गलत हो गया, यूकेरियोट तो बडिंग नहीं होते। यूकेरियोट डिवाइड बाय बाइनरी फिशन, नो ये भी गलत हो गया। यूकेरियोट डिवाइड बाय माइटोसिस एंड प्रोकैरियोट बाय बाइनरी फिशन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रिवर्सिबल, अच्छा अब एंजाइम का क्वेश्चन आ गया है।
reversible inhibitors differ from irreversible inhibitors because they what bind temporarily and can be removed. Reversible inhibitors क्यों different हैं irreversible inhibitor से? Because reversible inhibitors bind temporarily and can be removed. यहाँ पर wording में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। और ये बेसिकली ये एमसीक्यू मैंने इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने दे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो दे से अगर आप लोगों ने इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स मुराद लिया तो फिर तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, और अगर दे से आप लोगों ने रिवर्सिबल इनहिबिटर्स मुराद लिया तो फिर बी ऑप्शन करेक्ट है। तो दे से हमने कौन सा मुराद लेना है? दे से हमने बच्चों जुमला है ना, जुमला ये है कि रिवर्सिबल इनहिबिटर्स डिफरेंट हैं इरिवर्सिबल से, क्योंकि तो हमने रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की डिफरेंशिएशन इनको बतानी है, ठीक है। एमसीक्यू इनिशिएट ही रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के ऊपर हुआ है। वो आपसे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स का पूछ रहा है, वो आपसे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का नहीं पूछ रहा। वो आपसे कह रहा है कि हयान अलग है सलमान से, क्योंकि तो हमने हयान का जवाब देना है ना उसको कि हयान क्यों डिफरेंट है सलमान से। हमने ये तो नहीं कहना है कि सलमान डिफरेंट है हयान से, ठीक है। लॉजिकल जरा लॉजिक इस्तेमाल करें, तो इस एमसीक्यू के ऊपर आपने लॉजिक इस्तेमाल करना है, ठीक है। अगर हयान डिफरेंट है सलमान से तो आपने हयान को प्रूफ करना है कि वो क्यों डिफरेंट है, ठीक है। Which inhibitor type does not form covalent bonds with the enzymes? कौन सा इनहिबिटर है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बनाता एंजाइम के साथ? बच्चों रिवर्सिबल इनहिबिटर हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि रिवर्सिबल इनहिबिटर को अलग किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी हमने कहा कि रिवर्सिबल इनहिबिटर बाइंड टेम्पररली एंड कैन बी रिमूव्ड। एस्पिरिन, ठीक है, परमानेंटली इनहिबिट्स cyclooxygenase enzyme by covalently modifying them. This is an example of what? जब परमानेंटली इनहिबिट कर रहा है और कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है तो दिस इज व्हाट, दिस इज एन इरिवर्सिबल इनहिबिशन, ठीक है बच्चों। इनहिबिट कर रहा है और फिर वो अलग नहीं हो रहा तो इरिवर्सिबल हुआ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट एंजाइम स्पेसिफिसिटी। एंजाइम स्पेसिफिसिटी के बारे में करेक्ट है, एक्सेप्ट कौन सी चीज गलत है? शेप ऑफ द एक्टिव साइट डिटरमाइंस सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, ये तो ठीक है। ईच एंजाइम एक्ट्स ऑन ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट और अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड सबस्ट्रेट, ये भी ठीक है। स्पेसिफिसिटी इज ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री शेप ऑफ द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ये भी ठीक है। वन एंजाइम कैन कैटालाइज रिएक्शन विद एनी सबस्ट्रेट रिगार्डलेस ऑफ द शेप, ये गलत है। स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि एंजाइम ने चंद सबस्ट्रेट्स को कैटालाइज करना है, हर किसी को नहीं कैटालाइज करना, ठीक है। A student observes that an enzyme consists of 500 amino acids, yet only 10 of these amino acids are directly involved in catalysis. इस ऑब्जर्वेशन डिमोस्ट्रेट क्या डिमोस्ट्रेट करता है कि 500 अमाइनो एसिड है और सिर्फ उसमें 10 अमाइनो एसिड्स काम के हैं। एंजाइम हैज वेरी लो स्पेसिफिसिटी, नहीं। द एक्टिव साइट इज ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल एंजाइम, हाँ ये करेक्ट है कि आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि एक्टिव साइट कितने अमाइनो एसिड्स के होता है, 10 से लेकर 12 अमाइनो एसिड्स का, ठीक है। द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम हैज टू पार्ट्स, कौन कौन से टू पार्ट्स हैं? कैटालिटिक साइट होता है और बाइंडिंग साइट होता है, ठीक है। Which statement correctly differentiates the lock and key model from the induced fit model of the enzyme? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्टली डिफरेंशिएट करता है लॉक एंड की मॉडल को फ्रॉम द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ठीक है। अब हमने वो स्टेटमेंट देखना है, तो वो स्टेटमेंट है कि लॉक एंड की इन्वॉल्व्स ए फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट ना, लॉक एंड की में तो फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट नहीं होता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। लॉक एंड की इन्वॉल्व्स अ रिजिड एक्टिव साइट, हाँ, इंड्यूस्ड फिट अ फ्लेक्सिबल एक्टिव साइट, ये करेक्ट है आप लोगों को, ठीक है। और बाकी के ऑप्शंस भी गलत हैं। अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अच्छा हमारी बैटरी भी खत्म हो रही है, इसको क्लोज कर देते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल व्हाट हैपेंस टू द एंजाइम एक्टिव साइट व्हेन द सबस्ट्रेट बिगिंस टू बाइंड? इंड्यूस्ड फिट मॉडल की बात की जा रही है। The substrate changes its shape to fit the enzyme's rigid active site. Substrate तो नहीं करता change shape. Both enzyme and substrate remain completely rigid during binding. ये भी गलत है, ये तो lock and key model का है postulate है। The enzyme creates a brand new active site for each substrate. ये भी गलत है। The enzyme active site changes its conformation to better accommodate the substrate. ये correct option है, ठीक है। Induced fit model में क्या है कि enzyme खुद को change करता है। When an enzyme combines with its substrate during catalysis, the temporary structure that is formed is called what?
एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिक्स होते हैं तो उससे क्या चीज़ बनती है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये ऐसा है कि पहले हमारे पास एंजाइम कंबाइन होता है सबस्ट्रेट के साथ, तो वो क्या बनाता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यही चीज़ है विच करेक्टली रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एंजाइमेटिक रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। An enzyme processes 1000 substrate molecules per second without being used up. Why is the enzyme still available after catalyzing 1000 reactions? कह रहे हैं कि एंजाइम हमारे पास 1000 सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कैटेलाइज कर देता है, लेकिन फिर भी एंजाइम अपनी असल हालत में मौजूद होता है। ऐसा क्यों है? तो एंजाइम की प्रोड्यूसिंग कॉपीज ऑफ इटसेल्फ नहीं है, तो गलत है। द एंजाइम बॉन्ड्स परमानेंटली विद द प्रोडक्ट देन री एनर्जाइजेस, ये भी गलत है। Enzyme is regenerated in its original form at the end of each catalytic cycle, and D है the enzyme use substrate molecule to restore, सर ये भी गलत है। C वाला करेक्ट ऑप्शन है कि at the end of the reaction enzyme अपनी असल हालत में हमें वापस मिल जाता है। ठीक है, on a reaction energy diagram, what does the addition of an enzyme change? Energy reaction diagram basically वो एक्टिवेशन एनर्जी वाला डायग्राम आप लोगों को कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो है तो सबस्ट्रेट ए था और प्लस बी। ठीक है, अब इसको एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन की। ठीक है, और उसके बाद ये कन्वर्ट होगा किस चीज़ में, सी प्लस डी पे। ठीक है, तो ये सी प्लस डी का एनर्जी लेवल है और ये ए प्लस बी का एनर्जी लेवल है। ये मेरे पास एनर्जी है ऑन दी वाई एक्सेस, और यहाँ पर मेरे ख्याल से टाइम इन्होंने लिया था, या चेक कर लें बुक में, तो वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एंजाइम क्या करता है, हमारे पास द हाइट ऑफ द एडिशन ऑफ एंजाइम किस चीज़ को चेंज करता है, हाइट ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी पीक को चेंज करता है। जब आप एंजाइम डालोगे तो एंजाइम का क्या फंक्शन है, एंजाइम का फंक्शन है कि उसने एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करना है। तो नेक्स्ट जो आप देखोगे ना पीक, तो वो इस तरीके का आएगा हमारे पास। ठीक है, पीक हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। इसको मैं ज़रा ज़्यादा एक्यूरेट बना लूँ तो बेहतर होगा कि हम किस तरीके से बनाएं इसको, ऐसे बनाएं इसको। ठीक है, एंजाइम ने हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना है। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन प्राइमरीली बाय व्हाट, क्या करता है एंजाइम, होल्डिंग सबस्ट्रेट्स इन द करेक्ट ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेनिंग देयर बॉन्ड्स। स्ट्रेनिंग का मतलब है उनके बॉन्ड्स बॉन्ड्स को स्ट्रेच करना। तो ए और बी के बीच में एक बॉन्ड है, ए बी हमारे पास एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, अब ए और बी ने हमारे पास सी और डी के साथ तभी रिएक्शन करना है जब इनका अपना बॉन्ड टूटेगा ना। तो एंजाइम क्या करता है, ए को पकड़ लेता है, बी को पकड़ लेता है, इसको एक तरफ खींचता है, इसको दूसरी तरफ खींचता है और बॉन्ड बीच में से तोड़ देता है। ठीक है, तो एंजाइम कंडीशंस बना लेता है अच्छे किस चीज के लिए, हमारे पास रिएक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशंस बनाता है। और ये भी होल्डिंग द सबस्ट्रेट इन द करेक्ट ओरिएंटेशन, कि ए को सी के साथ मिलाना है तो ए और सी को सही कन्फ्रंटेशन ओरिएंटेशन में रखना है कि दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। What is the effect of enzymes on the position of the equilibrium in a chemical reaction? Position of equilibrium के ऊपर एंजाइम का क्या फंक्शन है, क्या इफेक्ट है? तो बच्चों इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी जो है तो चैलेंज करता है, टफ टाइम देता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ बच्चों, बेसिकली इक्विलिब्रियम है क्या चीज़। हमने ये कहना है कि एक हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए और बी ने कंबाइन होना है और वो बनाता है क्या, सी प्लस डी। लेकिन जैसे जैसे सी प्लस डी बन रहा है तो सी और डी वापस में कंबाइन होकर दोबारा से ए और बी बना रहे हैं। ये क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है हमारे पास, इस डायरेक्शन में भी जा रहा है और इस डायरेक्शन में भी आ रहा है। इस डायरेक्शन में जब जा रहे हैं तो इसका भी एक रेट होगा ना इस रिएक्शन का, इसको फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और इसका एक रेट होता है, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर पीछे की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो उसको बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, तो उसको रेट बी से हम डिनोट कर देते हैं। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि ए और बी जिस स्पीड के साथ सी प्लस डी में बन रहे हैं, उसी स्पीड के साथ सी और डी कंबाइन होके वापस से ए और बी बना रहे हैं। तो रिएक्शन आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस बिल्कुल रुका हुआ है, क्योंकि ना ए प्लस बी की तादाद बढ़ रही है, ना सी प्लस डी की तादाद बढ़ रही है, ना प्रोडक्ट्स की तादाद बढ़ रही है, ना जो है तो हमारे पास रिएक्शंस की तादाद कम हो रही है। ठीक है, दोनों एक जगह के ऊपर अटके हुए हैं। तो ये क्या है हमारे पास, इसको हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है।
ए रिएक्शन इस डायरेक्शन में भी जा रहा है, लेकिन जितना इस डायरेक्शन में जा रहा है उतना पीछे की तरफ भी आ रहा है, तो इफेक्ट जीरो है। इसको क्या कहा जाता है? इसको इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बच्चों, एंजाइम ने क्या करना है? एंजाइम ने रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करना है, लेकिन एंजाइम किस रिएक्शन का रेट इंक्रीज करेगा? एंजाइम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा, एंजाइम रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी इंक्रीज करेगा। तो वही चीज है कि हम कहते हैं कि क्या मैं कहूँ आप लोगों को, सबर। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो दोस्त है वो लेट से इस्लामाबाद में है, ठीक है? आपका दोस्त इस्लामाबाद में है, ठीक है? दिस इज योर फ्रेंड। और आप जो है तो पेशावर में है, ठीक है? दिस इज यू। और आप दोनों ने मिलना है किस जगह के ऊपर? मर्दान में आप लोगों ने मिलना है, ठीक है? मर्दान में आप लोगों ने मिलना है क्योंकि वो दोनों के बीच में आती है, ठीक है? तो अब ऐसा है कि इनिशियली जब आप लोगों के पास लेट से आप लोग घोड़े के ऊपर आ रहे थे, ठीक है? घोड़े के ऊपर आप लोग आ रहे थे, तो आपका दोस्त भी घोड़सवारी कर करके मर्दान पहुंच रहा था, और आप भी जो है तो घुड़सवारी करके मर्दान पहुंच रहे थे, और आप मर्दान में एक दूसरे के साथ मिलने वाले थे। अब ऐसा है कि इंजाइम जब आपने डाल दिया, अब ऐसा है कि आपने इसको खुद भी फरारी में बैठ गए हो और आपका दोस्त भी फरारी के अंदर बैठ गया है, तो मिलना तो आप लोगों ने तब भी मर्दान ही के अंदर है। बस फर्क ये है कि अभी पहले आप लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा था मिलने में, और अब आप लोगों को कम टाइम लगेगा मिलने में। तो एंजाइम ने भी सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करना है, उसने ये नहीं छेड़ना कि आप मर्दान के बजाय पेशावर में मिल लें या इस्लामाबाद में मिल लें, ठीक है? नो इफेक्ट। An enzyme has optimum pH of 7. A researcher shifts the reaction pH from 7 to pH 11. What is the expected effect on enzyme activity? हमने कहा एंजाइम अपने ऑप्टिमम पीएच के ऊपर मैक्सिमम काम करता है, तो जब आप पीएच को छेड़ोगे तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी लूज करेगा, ठीक है? और किस वजह से लूज करता है? बिकॉज एक्सट्रीम पीएच डिसरप्ट्स आयोनिक बॉन्ड्स इन द एंजाइम स्ट्रक्चर। जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, आयोनिक बॉन्ड्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं हमारे पास, किस चीज की वजह से? पीएच के चेंज की वजह से, ठीक है? तो उससे एंजाइम का शेप चेंज हो जाता है। जब एंजाइम का शेप ही चेंज कर दिया आपने, तो एंजाइम अपना फंक्शन किस तरीके से परफॉर्म करेगा? वो तो डिनेचर हो गया। अच्छा, which statement about pH and enzyme activity is correct? कौन सा स्टेटमेंट? ईच एंजाइम हैज इट्स ऑप्टिमम पीएच, ये करेक्ट है, ठीक है? Salivary amylase begins digesting starch in the mouth but stops when the food reaches the stomach. Salivary amylase काम करता है माउथ के अंदर, ठीक है? लेकिन जैसे ये स्टमक में पहुंच जाता है अपना काम करना बंद कर देता है, क्योंकि माउथ में एक अलग पीएच है, स्टमक के अंदर एक अलग पीएच है। तो ठीक है, द लो पीएच ऑफ द स्टमक डीनेचर द सलाइवरी एमाइलेज। आते हैं 27 नंबर एमसीक्यू के ऊपर। An inhibitor reduces enzyme activity by 50% when the substrate concentration is tripled. Enzyme activity returns back to its normal level. What type of inhibitor was used? बच्चों, आप लोगों ने competitive inhibition के अंदर पढ़ा है कि competitive inhibition क्या होता है, कि ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक है? और इसका एक नॉर्मल इस तरीके का सबस्ट्रेट है जो कि आके इधर अटैच होगा। कंपैरेटिव इनहिबिटर में ऐसा होता है कि आप उसी सबस्ट्रेट की शक्ल का एक इनहिबिटर बना देते हो, और उसने भी इसी एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होना है। तो अब जिस चीज की तादाद ज्यादा होगी उसने अटैच होना है, जिस चीज की तादाद कम होगी उस चीज ने अटैच नहीं होना। दोनों आपस में कंपटीशन करेंगे। जो तकड़ा हुआ, जिसकी तादाद ज्यादा हुई, वो जीत जाएगा। अगर इनहिबिटर्स की तादाद ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम। अगर सबस्ट्रेट की तादाद ज्यादा है तो एंजाइम इनहिबिट नहीं होगा, वापस से जो है तो ये निकल जाएगा और ये वापस आ जाएगा। तो इन्होंने कहा कि एंजाइम 50% इनहिबिट हो चुका था, लेकिन उन्होंने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो वो वापस से इनहिबिशन खत्म हो गई। तो ये कौन सी इनहिबिशन है? हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिशन है, ठीक है? कंपेटिटिव इनहिबिटर है। जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर होता है तो वो हमारे पास यहाँ पर अटैच होता है, और यहाँ पर जब वो अटैच होता है ना, तो वो सब एक्टिव साइट का बिल्कुल शेप ही खत्म कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है? एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो चेंज कर देता है वो। तो फिर तो ये वाला अटैच इसमें नहीं हो सकता, ठीक है? तो फिर आप जितनी भी कंसंट्रेशन बढ़ाओ सबस्ट्रेट की, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ कंपैरेटिव इनहिबिटर डिपेंड्स मेनली ऑन व्हाट? रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। यहाँ पर हमने डिस्कस किया, ठीक है? After a non-competitive inhibitor binds to the allosteric site of an enzyme, what structural change occur at the active site? Active site के ऊपर क्या structural change आती है? बच्चों,
एक्टिव साइट शेप इज डिस्टॉर्टेड सो द सबस्ट्रेट कैन नो लॉन्गर बाइंड प्रॉपर्ली, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को कहा। ठीक है, इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज व्हाट इफेक्ट ऑन नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन? नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन में तो उसका कोई इफेक्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है इफेक्ट? क्योंकि हमारे पास हैज लिटिल और नो इफेक्ट। इसलिए नहीं है क्योंकि उसका हमारे पास कंपेटिटिव इनहिबिशन एक्टिव साइट के साथ काम ही नहीं है। वो तो कंपेटिटिव इनहिबिशन में हमारे पास ये था कि जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो सबस्ट्रेट जो है तो ज़रा ताकतवर हो जाएंगे और वो एंजाइम के ऊपर हावी हो जाएंगे। अच्छा, 29 नंबर एमसीक्यू है, व्हाट हैपेंस इफ मोर सबस्ट्रेट इज एडेड आफ्टर रिएक्शन हैज रीच्ड वी मैक्स? पहले तो आप लोग समझे कि वी मैक्स है क्या चीज़। बेसिकली बच्चों, हम अगर डिफाइन करना चाहें ना तो वी मैक्स हम कहते हैं कि ये ऐसी स्पीड है रिएक्शन की जिसके ऊपर तमाम एंजाइम्स हमारे पास सेचुरेटेड हों। मैं आप लोगों को ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम है, और यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ द रिएक्शन है। ठीक है, इनिशियली लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 100 एंजाइम्स थे मेरे पास। ठीक है, और 100 एंजाइम थे और उस 100 एंजाइम में मेरे पास क्या है, 50 काम कर रहे थे। ठीक है, तो स्पीड मेरे पास क्या है, इतनी स्पीड है। ठीक है, स्पीड मेरे पास इस जगह तक है। ठीक है, हम चूंकि ग्राफ बना रहे हैं कि जीरो से स्टार्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता से आप चाह रहे हो कि एंजाइम जो है तो ज्यादा ज्यादा एंजाइम काम करे। ज्यादा एंजाइम तब काम करेंगे जब आप सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाओगे। ठीक है, तो आपने सबस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई। ठीक है, तो 50 से 60 एंजाइम ने काम करना स्टार्ट किया, स्पीड इंक्रीज कर गई। फिर 70 एंजाइम ने काम किया, स्पीड इंक्रीज कर गई। फिर 80 एंजाइम ने काम करना स्टार्ट किया, स्पीड इंक्रीज कर गई। जब 100 एंजाइम्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया बच्चों, तो ये तो लिमिट है ना। अब जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो एंजाइम की कंसंट्रेशन तो 100 के ऊपर ही अटकी हुई है, मजदूर ही नहीं है आपके पास मजीद। आप ईंटें बढ़ाते जाओ लेकिन मजदूर ही नहीं है, कौन उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा? तो हम कहते हैं कि एंजाइम की जो रिएक्शन की स्पीड है वो मैक्सिमम को टच कर गई है, और जब मैक्सिमम को टच कर जाती है तो इसको वी मैक्स कहा जाता है। तो वी मैक्स क्या चीज़ है? वो स्पीड जिसके ऊपर 100% एंजाइम सेचुरेटेड हो और उससे मजीद नहीं बढ़ सकती। ठीक है, तो अगर आप सबस्ट्रेट इसके बाद डालोगे, मैंने आपको कहा ईंटें ला दो, लेकिन मजदूर ही नहीं है आपके पास फारिग, तो वो ईंटों को कौन जो है तो उसे इमारत बनाएगा? तो हमने कहा द रेट रिमेन्स कांस्टेंट। अगर वी मैक्स के बाद सबस्ट्रेट इंक्रीज करोगे तो रेट इंक्रीज नहीं होगा। A graph of reaction rate versus the substrate concentration shows the rate plateauing at a maximum value. Why does the rate stop increasing beyond this point? अच्छा, ये वाला जो ग्राफ है तो ये मैंने रेट के लिहाज से आप लोगों के लिए बनाया ना। इसको हम दूसरे लिहाज से बना सकते हैं जो कि आप लोगों की बुक में मेंशन है, दैट इज सबस्ट्रेट वर्सेस व्हाट। हमारे पास रिएक्शन रेट वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है। ठीक है, वो हम बना लें, यही ग्राफ है सिंपल, लेकिन टाइम की जगह पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिखी हुई है। ठीक है, यही ग्राफ है, मैं ज़रा नीटली ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द वाई एक्सिस, दिस इज़ द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया है रेट ऑफ रिएक्शन और एक्स एक्सिस के ऊपर हमने ले लिया है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो ये कह रहे हैं कि a graph of reaction rate shows the rate plateauing at a maximum value. Why does the rate stop increasing beyond this point? कि हम आप जो है तो जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो रेट जो है तो आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ज़्यादा एंजाइम्स मौजूद हैं, और जब आप ज़्यादा सबस्ट्रेट दोगे तो एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा काम करना स्टार्ट करेंगे। यानी आपके पास 100 एंजाइम्स है ना इनिशियली, और हम कहें कि एक एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जब 20 एंजाइम्स थे, 20 सबस्ट्रेट आपने डाले तो 20 एंजाइम काम कर रहे थे। जब आपने 30 सबस्ट्रेट डाले तो 30 एंजाइम काम कर रहे हैं। जब आपने 40 सबस्ट्रेट डाले तो 40 एंजाइम काम कर रहे हैं। इनिशियली ऐसा होगा कि आप 100 को रीच कर जाओगे और 100 के 100 एंजाइम सेचुरेटेड हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर प्लेट्यू हो जाएगा। इसको वी मैक्स कहा जाता है। आई होप मैंने इसको कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए ज़्यादा कंफ्यूज ना बनाया हो ओवर एक्सप्लेन करते हुए, बट ये है, आई ट्राइड माई बेस्ट। ठीक है, तो क्या है हमारे पास,
कि द सबस्ट्रेट बिगिंस टू एक्ट एन इनहिबिटर, ये गलत है। ऑल एंजाइम एक्टिव साइट आर साइमल्टेनियसली ऑक्युपाइड, ये सही है कि एंजाइम्स हमारे पास सेचुरेट हो चुके हैं। अच्छा, एंजाइम एक्टिविटी फॉल्स शार्पली अबाउट द ऑप्टिमम टेम्परेचर बिकॉज, क्यों डीनेचरेशन हो जाती है बच्चों? एंजाइम बिकम एक्टिव साइट शेप इज अल्टर्ड बाय डीनेचरेशन। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो इनिशियली तो हमारे पास इंक्रीज इन रेट ऑफ रिएक्शन होता है, लेकिन फिर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होता है। फिर उससे भी अगर आप बढ़ाओगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाएगा। इनिशियली एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि उस पर एंजाइम डीनेचर हो जाता है। ठीक है। At a very low temperature near 0 degrees C, enzyme activity is very low, but the enzyme is not destroyed. The reason for reduced activity is what? लो टेम्परेचर। बच्चों अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे ना तो एंजाइम हमारे पास डीनेचर हो जाता है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है ना तो एंजाइम की एक्टिविटी लो होती है लेकिन एंजाइम हमारे पास डीनेचर नहीं होता। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि लो एक्टिविटी की क्या वजह है? लो एक्टिविटी की इसलिए वजह है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास लो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है। रिएक्शन के लिए हाई काइनेटिक एनर्जी का होना ज़रूरी है। अच्छा, 31 MCQ है। Ahmad is performing an enzymatic reaction in which all substrate molecules are already bound to the enzyme molecules. What will happen to the reaction rate if more enzyme is added? इसने कहा है कि अहमद हमारे पास परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट को और सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अटैच हो चुके हैं टू द एंजाइम मॉलिक्यूल। अब अगर हम मजीद एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा? नो इफेक्ट होगा ना बच्चों। वही ऊपर वाली मिसाल है। इनिशियली आपके पास 100 एंजाइम्स थे और आपके पास 100 सबस्ट्रेट्स थे, तो 100 और 100 एक दूसरे के साथ अटैच हो चुके थे, सारे एंजाइम काम कर रहे थे, सारे सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो रहे थे। अब अगर आप एंजाइम की तादाद बढ़ाओ, लेट से 50 मजीद ऐड कर दो इसमें, लेकिन सबस्ट्रेट की तादाद आप वही 100 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सबस्ट्रेट ही नहीं है तो किस चीज को वो कन्वर्ट करेंगे? If the number of enzyme catalyzing reaction is increased, what will happen to the reaction rate of the substrate concentration is unlimited? अब ये एक अलग चीज है बच्चों। वहां पर तो इन्होंने कहा, ये नहीं कहा था कि सबस्ट्रेट हमारे पास अनलिमिटेड है, तो हमने एक लिमिट कंसिडर कर लिया था। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है, तो जब अनलिमिटेड है, ये इन्फिनिटी है, तो फिर तो जब आप बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, देयर इज ऑलवेज मोर सबस्ट्रेट, देयर इज ऑलवेज मोर सबस्ट्रेट, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। तो एंजाइम इंक्रीज ओनली इंक्रीजेस। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। इन माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेज इज लोकेटेड ऑन इट्स व्हाट? एटीपी सिंथेज बेसिकली बच्चों हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एफ नॉट एंड एफ वन पार्टिकल। ठीक है। और ये हमारे पास किधर होते हैं? ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है। एफ नॉट हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर होता है और एफ वन हमारे पास मैट्रिक की तरफ निकला हुआ होता है। यानी ये अगर मेरे पास इनर मेम्ब्रेन है ना, तो ये मेरे पास एफ नॉट है और ये मेरे पास एफ वन है। ठीक है। और ये मैट्रिक्स है। फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या है? इन्होंने हमारे पास इसमें क्या है? डीएनए रिप्लिकेशन, ये तो गलत है। राइबोसोम फॉर्मेशन, ये भी गलत है। एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर इनका रोल है। बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर में आप लोग इंशाल्लाह इसको फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया आर बाउंडेड बाय हाउ मेनी मेम्ब्रेन्स? माइटोकॉन्ड्रिया कितने मेम्ब्रेन होते हैं हमारे पास? डबल मेम्ब्रेन है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट आप लोगों के सिलेबस एमडी के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। द फ्लूइड इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड वाटर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड है उसको मैट्रिक्स कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या है? फ्लूइड है इधर। तो वो फ्लूइड क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स है। और एमसीक्यू रिलेटेड है कि द क्रेब्स साइकिल इन द लिंक रिएक्शन अकर्स स्ट्रिक्टली इन व्हिच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? बच्चों, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है, जबकि जो हमारे पास ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। और जो ग्लाइकोलिसिस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन लाइक ग्लाइकोसाइलेशन अकर इनवर्ट? हमने कहा था बच्चों, गोल्जी अपरेटस का फंक्शन है कि इसने हमारे पास प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करना है। ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब है ग्लूकोज को ऐड करना या कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड करना। प्रोटीन्स के साथ जब आप ग्लूकोज ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं तो उसको ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है।
and that is post translational modification. Chromosomes are composed of what? Chromosomes क्या है बेसिकली बच्चों? न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं। तो हमारे पास डीएनए है और साथ में प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिलेटेड एमसीक्यू है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पास्ट पेपर्स के अंदर आ चुका है। क्रोमोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. What gives histone protein the positive charge needed to bind negatively charged DNA molecules? कह रहे हैं वही न्यूक्लियोसोम की हम मिसाल ले लेते हैं कि इससे डीएनए दो बार रैप हुआ है, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स हम कहते हैं कि हमारे पास हिस्टोन पॉजिटिव है और जो डीएनए वो नेगेटिव है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है ना, तो एसिड हमारे पास नेगेटिव होता है बेसिकली। ये कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियोसोम्स के ऊपर जो कि प्रोटीन्स है हमारे पास, वो किस वजह से? वो इस वजह से है कि उसमें अबंडेंस ऑफ बेसिक अमाइनो एसिड्स आर्जिनिन एंड लाइसिन है, ठीक है। क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरिया आर व्हाट? हमारे पास सर्कुलर भी होता है, ठीक है, और हमारे पास जो है तो हैप्लॉइड क्रोमोसोम भी होता है, तो बोथ बी एंड सी, ठीक है। क्रोमोसोम बेसिकली वो एक ही क्रोमोसोम होता है हमारे पास, ठीक है, एक क्रोमोसोम। हैप्लॉइड हम इसको कहते हैं हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम द सोमैटिक सेल। तो the main bacterial chromosome is usually circular and bacteria are generally haploid because they have one set of genetic material. एक ही सेट है ना, अगर हमारे पास दो होते तो फिर हम इसको डिप्लॉयड कहते कि एक जो है तो माँ से आया है और एक हमारे पास बाप से आया है, ठीक है। लेकिन चूंकि बैक्टीरिया के अंदर एक ही क्रोमोसोम है तो उसको डिप्लॉयड तो कहा नहीं जा सकता, तो हम उसको हैप्लॉयड कहते हैं कि इसमें एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है और एक ही क्रोमोसोम है हमारे पास, और वो एक क्रोमोसोम बेसिकली बच्चों एक ही डीएनए मॉलिक्यूल है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि बैक्टीरिया हमारे पास हैप्लॉइड है। अच्छा, और वैसे ये जो है तो आप लोगों से पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन याद रखें तो बेहतर है। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप इज कंटिन्यूअस विद व्हाट? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप इज कंटिन्यूअस विद द व्हाट? विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन जो है तो वो कंटिन्यूअस होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। Which of the following best describes a holo enzyme? बेसिकली बच्चों हमारे पास इंजाइम हमने कहा था इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होता है और उस इनएक्टिव फॉर्म को हम कहते हैं एपो एंजाइम। उसको एक्टिवेट करने के लिए हमने इसके साथ ऐड करना होता है एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। और जब ये कोफैक्टर ऐड होता है तो ये एक्टिवेट होकर क्या चीज बनाते हैं? ये हमारे पास बनाते हैं होलो एंजाइम, जो कि एक्टिवेटेड एंजाइम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या? एपो एंजाइम प्लस दी कोफैक्टर। अच्छा, द प्रोटीन पार्ट ऑफ अ कंजुगेटेड एंजाइम दैट इज कैटालिटिकली इनएक्टिव ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड व्हाट? प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम, ये होलो एंजाइम हमारे पास कंजुगेटेड एंजाइम है, लेकिन इसका प्रोटीन पार्ट कौन सा है? एपो एंजाइम। नॉन प्रोटीन पार्ट कौन सा है? कोफैक्टर है। तो ये हमारे पास क्या है? एपो एंजाइम है। एन ऑर्गेनिक नॉन प्रोटीन कोफैक्टर दैट इज लूजली, ठीक है, अब कोफैक्टर्स की बात आ गई है, लूजली नॉन कोवेलेंटली अटैच्ड टू द एपो एंजाइम एंड कैन बी इजीली डिसोसिएटेड स्पेसिफिकली कॉल्ड व्हाट? बेसिकली बच्चों मैं अगर आप लोगों को पढ़ाऊं तो कोफैक्टर्स हमारे पास तीन किस्म के होते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं? तीन किस्म के होते हैं। एक्टिवेटर्स होते हैं हमारे पास जो है तो कोएंजाइम्स होते हैं, और हमारे पास जो है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होते हैं। आप लोगों ने क्या याद रखना है एक्टिवेटर का? एक्टिवेटर का आप लोगों ने याद रखना है कि दीज आर इनऑर्गेनिक आइंस, ठीक है, और ये हमारे पास क्या होते हैं? टेम्पररली अटैच्ड होते हैं, टेम्पररली। इस तरह कोएंजाइम हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है, और ये भी हमारे पास टेम्पोरेरीली अटैच्ड होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं, बट ये हमारे पास परमानेंटली अटैच्ड होते हैं। परमानेंट का क्या मतलब है? कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। तो अब उस एग्जांपल को आप लोग सॉल्व कर लें कि कोफैक्टर है, ऑर्गेनिक है और कैन बी इजीली डिसोसिएटेड है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? कोएंजाइम हुआ, ठीक है। An organic cofactor that is tightly and covalently bonded, organic है और tightly covalently bonded है to a apoenzyme, and it cannot be removed with denaturing the enzyme specifically called what? A prosthetic group, permanently attached हो चुका है, ठीक है। अच्छा, the Golgi apparatus is structurally made up of a series of flattened membrane bounded sacs, बिल्कुल रट्टे वाला क्वेश्चन है और बुक लाइन एमसीक्यू है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिस्टर्नी। और क्रिस्टाई किसको कहा जाता है?
इन आर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स को, किस चीज में, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो आई होप बच्चों इस सेशन से आप लोगों का जो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का चैप्टर है और जो एंजाइम का चैप्टर है वो काफी हद तक उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो रिवाइज हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।